जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म फ्यूचर ऑफिसर पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा कि हमने एयर पॉल्यूशन और उससे संबंधित बॉडी CAQM के बारे में भी समझा था और आज हम उसी विषय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक नए टॉपिक को समझेंगे जो कि इन्वायरमेंट की टर्मिनोलॉजी से संबंधित है। जैसा कि हम सभी लोगों को पी बाई क्यू के एनालिसिस करने पर ज्ञात होता है कि हर साल यूपीएससी में 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो। स्टेट पीसीएस चाहे वो यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, कहीं का भी कोई पीसीएस एग्जाम हो और अन्य एग्जाम में भी जो कि कॉम्पिटेटिव परीक्षा के लिए होते हैं, उन सब एग्जाम में भी पर्यावरण शब्दावली से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं टर्मिनोलॉजी को यहाँ समझेंगे और उन्हीं शब्दावली को समझकर हम अपने एग्जाम के लिए 4-6 नंबर पुख्ता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। आज हम जो पहली शब्दावली समझेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, एंडेमिक स्पीशीज के संदर्भ में। एंडेमिक स्पीशीज के संदर्भ में हम समझते हैं, आज हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। तो इसकी हम डेफिनेशन जब देखते हैं तो ऐसे जीव या पौधे जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही खास जगह पर मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, उन्हें एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एशियाई शेर और नील कुरंजी। तो जब हम इसके संदर्भ में देखते हैं तो अब हम देखते हैं कि जो एशियाई शेर हैं, एशियाई शेर की अगर हम बारे में बात करें तो एक ही जगह खास जगह पे मिलते हैं और कहीं भी नहीं मिलते हैं। अगर इनके स्थान की बात की जाए तो ये स्थान ये एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं, ये हमें गुजरात के गिर जंगलों में केवल और केवल दिखाई देते हैं, अन्यथा कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप किसी अन्य जगह भारत के किसी अन्य स्टेट की बात करेंगे, जैसे कि बिहार, एमपी, अन्य किसी स्टेट में, अगर आप किसी दूसरे महाद्वीप को लेते हैं, जैसे अफ्रीका लेते हैं और अमेरिका लेते हैं, तो ये इन जगह कहीं नहीं पाए जाते हैं और ये इनका केवल और केवल एक ही स्थान है। वो केवल और केवल एक ही स्थान है, गुजरात के गिर जंगलों में। अगर हम यहीं पर यहाँ पे एक दूसरी बात करें, इसी के संदर्भ में हम यहाँ पर ये भी समझते हैं कि एक ही स्थान पर पाए जाने के कारण इनके विलुप्त होने का भी खतरा सबसे अधिक रहता है, क्योंकि एक जगह पाए जाते हैं, जैसे कि आवास क्षरण हो गया, तो ये प्रजाति पूरा खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यह उदाहरण तो रहा है आपका जीव के संदर्भ में। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि जीव और पौधे डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि जीव और पौधे दोनों की बात की जा रही है, तो हम एक एक उदाहरण हमने दोनों का लिया है। जैसा कि हमने यहाँ उदाहरण दिए हैं, वही नील कुरंजी। तो ये रहा नील कुरंजी, आप इसे देख सकते हैं। नील कुरंजी की खासियत क्या होती है, आप इसे भी, और ये सब नील कुरंजी के बारे में जो कि हम जानते हैं, यह केवल और केवल पोला वनों में पाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि यह 12 वर्षों में केवल एक बार खिलता है, केवल एक बार खिलता है और उसके अलावा 12 वर्षों के बाद यह लुप्त हो जाता है। तो यह है। और इसे अगर की बात करें तो सिर्फ एक जगह पाया जाता है, जो कि केवल और केवल 16 वनों में पाया जाता है। अन्यथा इसके बारे में आपको कहीं भी दूसरी जगह, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में नील कुरंजी और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। केवल और केवल दुनिया की केवल एक ही जगह है, वो जगह है 16 वनों में। तो इसी संदर्भ में उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझे होंगे। अगर इसे कॉमन एग्जाम्पल के संदर्भ में समझें तो हम एक कॉमन एग्जाम्पल के संदर्भ में ऐसे समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आपके आसपास कोई एक मिठाई या कोई भी एक ऐसी जो है जो आपके यहाँ प्रसिद्ध है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत जो हर वन प्रोडक्ट सॉरी, तो जैसा कि हम उसमें जानते हैं कि हर जिले का एक अनोखा उत्पाद, तो वो केवल और केवल उस जिले को एक दर्शाता है कि यह प्रोडक्ट केवल और केवल इसी जिले में पाया जाता है। जैसे कि हम एक और अच्छे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे बनारसी पान। तो बनारसी पान के संदर्भ में जो कि हम जानते हैं, तो केवल और केवल वो बनारस की मिट्टी, जल में ही जो उसके वातावरण में है, केवल और केवल वही उसको खासियत बनाती है, जो कि अन्य जगहों के पान से बनारसी पान
सबसे अलग बनाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये चीज पसंद आई होगी। तो अब हम इसी संदर्भ में दूसरी शब्दावली पे चलते हैं। तो दूसरी शब्दावली के बारे में जब हम बात करेंगे तो बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बायो मैग्निफिकेशन। जब बायो मैग्निफिकेशन के हम बारे में बात करते हैं तो हम एक कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन के आधार पे इसे कैसे क्या कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई हानिकारक पदार्थ जो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी हाईलाइट शब्द हैं उन शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो जब कोई हानिकारक जहरीला पदार्थ, अब हानिकारक जहरीला पदार्थ हम यहीं पे डिकोड भी करते चल रहे हैं, जैसे डीडीटी, जैसे उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित जल किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। मान लीजिए यह है उद्योगों, डीडीटी या उद्योग जल है जो कि आपके खेत में खाद्य श्रृंखला, खेत में लगी होती फसल तो खेत में प्रवेश करता है। तो जैसे जैसे हम श्रृंखला में ऊपर की ओर, ऊपर के जीवों की ओर बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, बढ़ते हैं की जगह वो घटता हुआ क्रम बता सकता है। तो ध्यान रखें इस चीज को। जैसे जैसे हम जीवों की ओर बढ़ते हैं उस जहर की मात्रा और सांद्रता बढ़ती जाती है। इस शब्द को यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है क्योंकि संख्या बढ़ती है। इस प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, आपको सचित्र यहाँ पे वर्णन किया गया है। देखिए इसमें होता क्या है, इस चित्र को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये है फैक्ट्री, ये रही फैक्ट्री, ये रही फार्म। जो भी यहाँ से प्रदूषित जल निकला, आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रदूषित जल एक व्यक्ति यहाँ पे छोड़ रहा है जो कि हमारे जल में छोड़ रहा है। जल में जब इस प्रदूषित जल को छोड़ा जाता है तो प्रदूषित जल के कारण यह जल मिल जाता है हमारे जलाशयों में, जैसे झीलों, नदियों, तालाब, समुद्र, जलाशयों। और जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि जलाशय में निवास करते हैं छोटे पेड़ पौधे, छोटे जीव जंतु, छोटी मछलियां, छोटी और बड़ी मछलियां दोनों। और जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि उस की मात्रा, उस जहर की मात्रा 10 ppm, आप इसको यहाँ पे मान लीजिए। यहाँ पे देखते हैं जैसे एक किसान ने छोड़ा, किसान या उद्योगों द्वारा, जो किसान द्वारा डीडीटी का प्रयोग किया गया, उद्योगों से कचरा निकला, जल में मिलाया गया, जल में मिलाने पर जल में गया तो 10 ppm छोटी मछली ने खाया। जब उस जहर को 10 ppm जहर को छोटी मछली द्वारा खाया गया तो ऐसी हजारों होगी, ऐसी छोटी मछलियां हजारों होंगी। तो हजारों मछलियों ने 10 ppm को खाया है और उन 10,000 मछलियां हैं जो, तो उन 10,000 मछलियों का सेवन किसने किया है? अपने भोजन के लिए। बड़ी मछली, छोटी मछली को कौन खाता है? बड़ी मछली खाती है। तो बड़ी मछली, अब जहर की मात्रा किसमें ज्यादा होगी? हम यहाँ पे जान रहे हैं कि यहाँ पर छोटी मछली ने तो केवल 10 ppm खाया था, तो ऐसी हजारों मछलियां, जब हजारों मछलियों ने खाया तो छोटी मछलियां हजारों हैं। अब बड़ी मछली ने अपने भोजन के लिए हजारों मछलियों को खाया तो यहाँ पे इसकी सांद्रता बढ़ गई बड़ी मछली की। अब बड़ी मछली में यहाँ पर हो गया है जहर सबसे ज्यादा है क्योंकि बड़ी मछली ने दसियों हजार छोटी मछलियों को खाया है। अब बड़ी मछली, तो अब बड़ी मछली या बगुला, यहाँ पे बगुले का भी चित्र बना है और यहाँ पे बड़ी मछली का भी चित्र बना है, तो आप दोनों को समझिए। अब बड़ी मछली, अब इन्हीं जीव जंतु को इंसान सेवन करता है। जब इंसान सेवन करता है, जब एक बड़ी मछली को खाया, इंसान खाया, अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिक में, जैसा कि 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे भोजन के रूप में सेवन कर रहे हैं, मानव सेवन कर रहा है। मानव जब सेवन करता है तो इस बड़ी मछली के अंदर जो भी हानिकारक या जहर घुला हुआ था वो हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में पहुंचता है, जो कि हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्याएं पैदा करता है, गंभीर समस्याएं पैदा करता है। तो डेफिनेशन में यही लिखा था कि किसी खाद्य श्रृंखला में जब कोई जहरीला पदार्थ
जब कोई जहरीला पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो जैसे जैसे हम ऊपर के जीवों की ओर हमने देखा कि छोटी मछली थी, सबसे पहले तो छोटी मछली थी, और छोटियां जब छोटी मछली थी तो उनको बड़ी मछली ने खाया, जब बड़ी मछली ने खाया तो इंसान ने खाया। अब छोटी मछली, बड़ी मछली और इंसान, तो लगातार हम जहर की मात्रा बढ़ती जा रही है ना, और जहर की मात्रा जो बढ़ती जा रही है उसी के साथ उसकी सांद्रता भी बढ़ती जा रही है। तो इसी प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये भी शब्द काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अब हम तीसरी स्पीशीज के संदर्भ में देखते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फ्लैगशिप स्पीशीज। अगर इसकी हम हिंदी की बात करें तो ऐसा तो कोई हिंदी का शब्द है नहीं। आप जहां तक एनवायरमेंट तो इंग्लिश के संदर्भ में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर जब आप क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करें तो आप इंग्लिश को जरूर देखिएगा। और फ्लैगशिप अगर आपके एग्जाम में आएगी तो जहां तक उम्मीद करते हैं वो देवनागरी शब्द में ही लिख के आएगी। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्लैगशिप के बारे में, तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद इसको डिकोड करते हैं। यह एक्चुअली होता क्या है, यह वह प्रजाति होती है जो किसी विशेष आवास या पर्यावरण समस्या अभियान या संरक्षण पर प्रयास के लिए एक प्रतीक या राजदूत के रूप में चुना जाता है, जैसे जाइंट पांडा और बंगाल टाइगर। एक्चुअली फ्लैगशिप जो स्पीशीज होती है उसे आप प्रकृति का ब्रांड एम्बेसडर या जंगल का मुखिया कह सकते हैं। जैसे आप इसे ऐसे मान लीजिए कि जैसे किसी बड़े मेले या सरकारी अभियान के लिए किसी मशहूर चेहरे को, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन को एक चेहरा बनाया गया था, एम्बेसडर बनाया गया था, तो उनके इन लोगों को चुना जाता है ताकि लोग उनकी बात सुनकर खिंचे चले आए। वैसे ही प्रकृति को बचाने के लिए कुछ खास जानवरों को यहाँ पर फ्लैगशिप स्पीशीज की कैटेगरी में डाला जाता है ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके और पैसा या उनके संदर्भ में मदद जुटाई जा सके। तो हम यहाँ पे एक कॉमन उदाहरण के द्वारा, सबसे पहले हम एक कॉमन उदाहरण के द्वारा समझते हैं या फिर हम यहीं पर बाघ के संदर्भ में समझ लेते हैं। हम बाघ के संदर्भ में यहीं पे समझेंगे। तो बाघ के संदर्भ में मान लीजिए एक पूरे जंगल को बचाना है, जैसे कि ये आप जंगल मान लीजिए, पूरा पूरा जंगल है। इस जंगल के अंतर्गत अगर हम लोगों से कहें कि यहाँ की मिट्टी वाले कीड़े बचाओ या फिर जंगली घास को बचाओ तो शायद कोई ध्यान ना दे। लेकिन जब हम कहते हैं बाघ बचाओ, सेव द टाइगर, तो लोग जुड़ते हैं। जब लोग जुड़ते हैं, और लोग क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि बाघ की जो शान होती है, ताकत देखकर लोग उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। और जब आगे आते हैं, बाघ को बचाने के लिए आगे आते हैं, तो हमें पूरे जंगल, जहां बात जब इसको आगे आएंगे तो उसके लिए हमें जंगल, पानी, मिट्टी, इन सबको संरक्षित करना पड़ेगा। जब इन सबको हम संरक्षित करते हैं तो साथ ही प्लस जीव जंतुओं जीव जंतु प्लस पौधों को भी हम संरक्षित करते हैं, जिससे वहां इन केवल और केवल बाग को एक मोहना बनाकर इन सब चीजों को संरक्षित होता है। जिससे कि फायदा तो यहाँ जिससे हमें इसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि यहाँ फायदा सबका होता है। बाघ को तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा बनाया गया है, बाघ को सिर्फ एक चेहरा बनाया गया, लेकिन उसके नाम पर पूरा जंगल सुरक्षित कर दिया गया। जैसे कि जंगल सुरक्षित हो गया, पानी भी सुरक्षित हो गया, जीव जंतु जो पेड़ पौधे हैं वो भी सुरक्षित हो गए, जीव जंतु जो बाघ का जो खाना है जैसे हिरण खरगोश ये भी सुरक्षित हो गए, मृदा संरक्षण भी वहां पे हो गया, मिट्टी भी सुरक्षित हो गई, ये सब सुरक्षित हो गए। अर्थात फायदा तो सिर्फ एक मुआयना सिर्फ एक को बनाया जा रहा है, बाघ को, लेकिन यहाँ पे संरक्षण हो रहा है पूरे प्राकृतिक का। तो इसी संदर्भ में जब हम इसके संदर्भ में अन्य देखते हैं, भारत के संदर्भ में अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो हम जानते हैं बाघ 1973 प्रोजेक्ट टाइगर जब स्टार्ट हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर को आप जानते होंगे कि 1973 में हुआ था, और यह फ्लैगशिप स्पीशीज का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य क्या था, उद्देश्य
सिर्फ और सिर्फ बाघ को बचाना ही नहीं था, बाघ को तो बचाना था प्राथमिक रूप से, लेकिन सिर्फ अगर हम कहें कि बाघ को बचाना था तो यह नहीं था, क्योंकि बाघ के साथ साथ उस जंगल को भी बचाना था जहां बाघ निवास करता है, जहां बाघ निवास करता है। और आज परिणाम उसका क्या है? आज भारत में 50 से ज्यादा, 50 प्लस टाइगर रिजर्व है, 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व है। और बाघ को बचाने के चक्कर में वहां नदियां, मिट्टी, हजारों तरह के पेड़, हजारों तरह के पेड़, छोटे जीव जंतु जो हैं अपने आप बच गए। बाघ यहाँ उस बड़े नेता की तरह है जिसके पीछे पूरी सेना सुरक्षित हो गई है। और इसी तरह हिम तेंदुआ के संदर्भ में भी जब हम समझते हैं तो यह कहाँ पे रहता है, हम इसके संदर्भ में अगर बात करें तो यह हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के पर्यावरण को बचाने के लिए इसे फ्लैगशिप बना दिया गया था, सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया था। और जब फ्लैगशिप इसे घोषित किया गया तो इसका प्रभाव क्या हुआ? इसे का प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव इसे ये हुआ कि इसे बचाने के लिए एक मुहिम चली। और मुहिम जब चली तो लद्दाख प्लस हिमाचल के उन बर्फीले इलाकों पर भी ध्यान दिया गया जो हमारे परंपरा और सालों से, लाखों सालों से जड़ी चली आ रही जड़ी बूटियों के लिए, तथा दुर्लभ पक्षियां, जो दुर्लभ पक्षी थे जो खतरे में थे, इसे बचाने के लिए स्थानीय समुदाय साथ जुड़ा। जब इसे स्थानीय समुदाय साथ जुड़ा, एक मिनट, जब स्थानीय समुदाय आप लोगों के साथ जुड़ा तो यहाँ सरकार के साथ जुड़ा तो यह क्या हुआ, यहाँ पर पूरे हिमालय क्षेत्र का संरक्षण हो गया। तो यहाँ पे चेहरा किसको बनाया गया? हिम तेंदुओं को। और जबकि इसका उद्देश्य क्या था हिम तेंदुए के तहत, कि इसका उद्देश्य ये था कि तेंदुओं को बचाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर जड़ी बूटियां प्लस पूरे हिमालय का, पूरे हिमालय को संरक्षित कर दिया गया। इसी तरह बाघ, जब बाघ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया तो बाघ तो बचाना इसका तो उद्देश्य था ही था, लेकिन अगर इसके प्राथमिक उद्देश्य की बात की जाए तो यहाँ पर जंगल को बचाना था जो कि बाघ का निवास स्थान था। और उसका परिणाम आज ये है कि वर्तमान में भारत में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व है और उसके माध्यम से पूरा प्राकृतिक जंगल, पूरा जंगल सेव हो गया, जिसमें नदी, मिट्टी, हजारों तरह के पेड़, छोटे जीव जंतु से लेकर इत्यादि सभी शामिल थे। तो उम्मीद करता हूं आपको तीसरी शब्दावली भी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, आप चौथी शब्दावली को देख पा रहे होंगे, यूट्रोफिकेशन। अगर हम यूट्रोफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यूट्रोफिकेशन या सुपोषण या जल पोषण भी इसे कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में होता क्या है एक्चुअली, एक मिनट, इसकी डेफिनेशन के बारे में जब हम देखते हैं तो यह डेफिनेशन है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जलाशय में पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है। आप याद रखिएगा, यहाँ पे याद ये रखिएगा कि जलाशय में, किसी कोई एक बड़ा जलाशय है जहां पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे क्या होता है, जिससे हो क्या रहा है, इससे शैवाल प्लस अन्य जलीय पौधों में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसे एल्गम ब्लूम कहा जाता है। एल्गल ब्लूम की अगर हम बात करें तो एक आम भाषा में समझे तो काई, जो हमें काई लग जाती है उसे समझते हैं। अब इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम इसको समझेंगे, पूरी तरह से समझेंगे। अगर हम इसके जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कई भारतीय झीलें, जैसे कि हुसैन सागर आपको देखने को मिलती है। हुसैन सागर आपको अगर देखने को मिलेगी तो हैदराबाद में आपको देखने को मिलती है। और डल झील, सॉरी ये गलत लिखा है, डल झील जो कि श्रीनगर में कुछ तालाबों में यूट्रोफिकेशन की समस्या देखी जाती है। अगर हम इसे एक आम परिभाषा के संदर्भ में समझते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब खेती की खाद या गंदे पानी की वजह से किसी जलाशय में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख पा रहे होंगे,
यहाँ पे खेत पे जो डीडीटी का पानी निकला है वो तालाब में गिरा है, और तालाब पहले एक स्वच्छ पानी का तालाब था। तो जब पोषक तत्वों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो यहाँ पे काई, जो एल्गी होता है, जो काई जो आप देख पा रहे हो हरी हरी, तो ये काई और जंगली घास बहुत तेजी से उगने लगती है। इससे होता क्या है, इससे पानी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और इसके नीचे पानी के अंदर जो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, 1 मिनट फोटो को थोड़ा आप लोगों को पूरा क्लियर दिखाते हैं। अब देखिए, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे होता क्या है, जब ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है काई की वजह से, तो मछलियां मरने लगती हैं। इसी क्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो हम एक आम उदाहरण द्वारा भी ऐसे समझते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि खेतों की खाद, जैसे कि खेतों की खाद, जो कि खेत की खाद है, बारिश होने की वजह से यह खेतों की खाद कहाँ, तालाब में बहकर गई। और जब तालाब में बहकर गई तो यह वहां पे जाके टॉनिक का कार्य करती है। जब टॉनिक का कार्य करती है तो तालाब की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह पर हरी हरी काई जम जाती है, हरी हरी काई जम जाती है, एक जो कि हमें एक मोटी चादर के रूप में दिखाई देती है। और फिर इसके उपरांत क्या होता है, जो हवा हवा के रूप में ऑक्सीजन देखते हैं, हम हवा के रूप में ऑक्सीजन, और सूर्य की रोशनी भी, सूर्य की रोशनी सूर्य की रोशनी भी नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाती, और जब धरातल तक यह नहीं पहुंच पाती है तो इसका क्या होता, ऑक्सीजन का अभाव ऑक्सीजन का अभाव प्लस रोशनी न मिलने के कारण तालाब के अंदर जो मछलियां हैं, तालाब के अंदर जो मछलियां हैं उनकी डेथ हो जाती है, मछलियां खत्म हो जाती हैं। और जब मछलियां खत्म हो जाती हैं तो इसके उपरांत क्या होता है, तालाब पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके गांव के आसपास कुछ तालाब, आपने कभी ना कभी देखा होगा कि तालाब पूरी तरह से सूख गए हैं। और जब तालाब पूरी तरह से ये सूख जाता है तो तालाब छिछला हो जाता है, छिछला हो जाता है, जो धीरे धीरे वह दलदल बनकर सूख जाता है। अब इसके इसे हम एक और यूट्रोफिकेशन को देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। यूट्रोफिकेशन के अगर हम यहाँ पे मुख्य कारण की बात करें, मुख्य कारण में बात करें तो यहाँ पे क्या है, मुख्य कारण के अंतर्गत क्या क्या आएगा। पहला नंबर डीडीटी, अर्थात खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद, जो पानी में बहकर कहा, तालाब, पानी में बहकर तालाब में आती है, बहकर पानी में बहकर तालाब में प्रवेश करती है, जिसके कारण यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। और दूसरा, गांव गांव या शहर की गांव या शहर की नालियों का जो गंदा पानी होता है, क्योंकि ये भी तो एक प्रदूषित जल ही है ना, तो नालियों का जो गंदा पानी होता है, पानी बस साबुन और सर्फ का तालाब में मिलना। और एक तीसरा कारण भी होता है, जो कि पशुओं का तालाब में नहलवाना, पशुओं का तालाब में नहलवाना। ये 3 प्रक्रियाएं जो होती हैं, जिसके कारण यूट्रोफिकेशन के, ये जो 3 कारण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, यही आपके कह सकते हैं आप मुख्य कारण है, यही आपके मुख्य कारण है। तो आप लोगों को ये समझ में अगर आपको इसे एक और तरीके से याद रखना है तो आप इसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। संक्षेप में अगर हम इसकी बात करें, जब हम संक्षेप में बात करते हैं तो इसको, 1 मिनट, अगर हम संक्षेप में बात करते हैं, संक्षेप में अगर हम संक्षेप में बात करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, जो खाद की अधिकता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा काई देखने को मिलती है। जब काई देखने को मिलती है तो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। जब ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है तो यहाँ पे क्या होता है, मछलियों की मौत हो जाती है। और जब मछलियों की मौत हो जाती है, जब मछलियों की मौत होती है तो उसके कारण क्या होता है, पहले तो जो तालाब होता है, तालाब दलदल बनता है, दलदल हो जाता है। जब दलदली क्षेत्र हो जाता है तो दलदली क्षेत्र होने के कारण तालाब फिर बाद में सूख जाता है, बाद में सूख जाता है, जिसके कारण जो सूखने पर फिर हमें तालाब जो दिखाई देता है वो छिछला दिखाई देता है। ये आप संक्षेप में याद
रख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टर्म काफी अच्छे से और काफी डेप्थ तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम एक और शब्द की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक 4 शब्द को देखा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चारों शब्द पूरी तरह से अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम अगर बात करते हैं अल्फा विविधता की, अगर हम अल्फा विविधता की बात करते हैं तो एक्चुअली अल्फा विविधता के बारे में अब हम जानेंगे कि होता क्या है। अल्फा विविधता के संदर्भ में हम 1 मिनट आपको, एक्चुअली यह किसी खास जगह या छोटे इलाके जो हाईलाइट है वो आप अच्छे से देखिएगा। छोटे इलाके के अंदर पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या अल्फा विविधता कहलाती है। अल्फा विविधता का अर्थात इसे डिकोड करना भी हमें कि एक खेत की विविधता, जैसे एक खेत की विविधता, एक बगीचे की विविधता। अल्फा विविधता का आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, एक डायग्राम ये देख सकते हैं और एक डायग्राम आप ये देख सकते हैं। जैसे दोनों डायग्राम को समझाऊंगा, अगर आपको जो कोई भी डायग्राम समझ में आए आप उसे समझ सकते हैं। आप मान लीजिए इसमें कितने तरह के अल्फा विविधता, डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी कि यदि किसी एक खास जगह या छोटे इलाके के अंदर पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या अल्फा विविधता कहलाती है। अब आप ये चित्र देख सकते हैं। जब आप ये चित्र फिगर देखते हैं तो इस अल्फा विविधता के अंतर्गत तो इसमें कितने तरह के आपको फूल दिख रहे हैं। मान लीजिए आप कि इसके अंतर्गत आपको 10 तरह के फूल दिख रहे हैं। 10 तरह के फूल दिख रहे हैं, जिसमें आपको एक गुलाब का दिख रहा है, सूरजमुखी दिख रहा है, चमेली का दिख रहा है। तो अगर आपको और इत्यादि और दिख रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं कितने कितने तरह के फूल हैं। अगर आपको 10 तरह के फूल दिख रहे हैं तो यहाँ की अल्फा विविधता कितनी हुई? अल्फा विविधता 10 हुई। अर्थात जितने तरह के हमारे बगीचे में फूल हैं उतने ही तरह की विविधता यहाँ पर अल्फा विविधता हुई है। तो इसी संदर्भ में यह भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा समझने लायक कुछ अल्फा विविधता में था नहीं। और इसी तरह यह फोटो भी आपको यही इंगित करता है कि ये एक ग्रामीण परिवेश का है। अगर आप इसको एक ले सकते हैं ग्रामीण परिवेश से उदाहरण लें तो इस फूल में एक तो आपको सूरजमुखी दिख रहा है। लगभग 5 तरीके के फूल दिख रहे हैं आपको। ये 5 तरीके, तो इसकी अल्फा विविधता की अगर हम बात करें, अल्फा विविधता कितनी हुई? अल्फा विविधता की बात करें तो 5, क्योंकि 5 तरह के फूल हैं। तो ये रही अल्फा विविधता। अब इसी संदर्भ में अगर हम आगे बढ़ते हैं, बीटा विविधता के संदर्भ में चलते हैं। बीटा विविधता के जब संदर्भ में हम बात करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, यह दो अलग अलग समुदायों या आवासों के बीच प्रजातियों के बदलाव की दर को दर्शाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण, एक ऑफिशियल उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, जो इन्वायरमेंट का ही उदाहरण है, तो हम उस उदाहरण के संदर्भ में समझेंगे, जैसे मैंग्रोव और वर्षा वन के संदर्भ में। एक्चुअली होता क्या है, यदि आप भारत के पश्चिमी घाट से निकलकर पास के तटीय इलाकों में जाते हैं तो वहां प्रजातियां पूरी तरह बदल जाती हैं। पूरी तरह ऐसे बदल जाती हैं क्योंकि पश्चिमी घाट में आपको अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं। और वहीं अगर पश्चिमी घाट से आप जैसे ही तटीय इलाके में जाएंगे तो तटीय इलाके में जाने पर वहां प्रजातियां पूरी तरह से चेंज, आपको अलग प्रजातियां देखने को मिलेंगी। जैसे कि नीचे एक्सप्लेन भी कर रखा है, जैसे कि पश्चिमी घाट के जीव मैंग्रोव में नहीं मिलते हैं। जैसे कि पश्चिमी घाट के जीव मैंग्रोव मैंग्रोव में नहीं मिलते हैं, जो भी पश्चिमी घाट में जीव पाए जाते हैं। और वहीं अगर देखें तो मैंग्रोव के वृक्ष वर्षा वन में नहीं मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गई हैं। दो खेत, तो अगर हम ये कहें, अगर हम यहाँ पे ये कहें कि अगर हम एक दो खेतों के दो खेतों के बीच का अंतर, अर्थात यह क्या दिखा रहा है, दो अलग अलग जगहों या इकोसिस्टम के बीच की तुलना की जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा, इन दोनों स्थानों की यही विविधता बीटा विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे आप बीटा विविधता को इस संदर्भ में समझिए, जैसे कि आप यहाँ पे ये फोटो भी देख पा रहे होंगे मैंग्रोव सिस्टम का। जैसे मैंग्रोव अगर इकोसिस्टम का यहाँ पे आप
पिक में डायग्राम देख पा रहे हैं तो मैंग्रोव इकोसिस्टम में केवल और केवल आपको क्या मैंग्रोव वन दिखाई दे रहे हैं, मैंग्रोव के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर आप वर्षा वन के संदर्भ में आते हैं तो वर्षा वन के संदर्भ में आपको विभिन्न तरह के फोटो दिखाई दे रहे हैं और काफी तरह के यहाँ मैंग्रोव भी हैं, मैंग्रोव वृक्ष भी हैं, अन्य वृक्ष भी हैं, और यहाँ पे आपको स्पीशीज भी, जीव जंतु भी अलग दिखाई दे रहे होंगे। इसे हम एक आम उदाहरण द्वारा ऐसे समझते हैं, जैसे कि आप एक मिनट, अभी आप इसे इस तरह से समझिएगा। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक मिनट आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। जैसे ये मान लीजिए आप अल्फा था, ये अल्फा विविधता है, अल्फा विविधता है। और यहाँ पे आप मानिए जो दूसरा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा डायवर्सिटी है। यहाँ ऊपर मैंने बताया था तो कितने तरह के फूल थे, 5 तरह के फूल थे, जिसमें क्या गुलाब, सूरजमुखी, गुड़हल, ये सब इत्यादि फूल थे। अब वहीं अगर हम बीटा विविधता के संदर्भ में बात करें, तो अगर बीटा विविधता में यहाँ होता क्या है कि यहाँ भी जैसे मान लीजिए 5 तरह के फूल मिलते हैं, जिसमें गुलाब भी मिलता है, सूरजमुखी भी मिलता है, गुड़हल भी मिलता है। अब यहाँ पे एक चमेली का फूल मिलता है। अब आप इस चमेली के फूल को ध्यान रखें, यहाँ अल्फा विविधता और गामा विविधता में ये तीन तो कॉमन हो गए, जिसमें गुलाब, सूरजमुखी और गुड़हल, ये तीन जो हाईलाइट कर रहा हूं, सॉरी, जो हाईलाइट हैं, ये तीन तो आपको कॉमन हो गए। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि कॉमन वाले को यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, कॉमन को हम यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करते हैं बीटा विविधता के अंतर, क्योंकि बीटा विविधता क्या दिखाती है, दो प्रजातियों के, दो इकोसिस्टम के बीच, सॉरी प्रजाति नहीं, दो इकोसिस्टम के बीच के अंतर को दर्शाती है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा और बीटा में, तो यहाँ पर विविधता कितनी है अल्फा और बीटा के अंतर्गत, एक, क्योंकि एक प्रजाति अलग है ना। जो एक प्रजाति अलग इस संदर्भ में है क्योंकि अल्फा विविधता के अंतर्गत यह है, चमेली नहीं, चमेली का फूल नहीं था, और बीटा विविधता में चमेली का फूल है, तो यहाँ बीटा विविधता कितनी हुई, एक। तो उम्मीद करता हूं आपको इस डायग्राम से पूरा समझ में आ गया होगा। अब जो अगला है वो गामा विविधता। तो गामा विविधता एक्चुअली क्या होती है, गामा विविधता के संदर्भ यह एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को, इस शब्द को याद रखिएगा, बड़े भौगोलिक क्षेत्र की कुल विविधता को दर्शाता है। अर्थात एक बड़े क्षेत्र के भीतर मौजूद सभी सभी छोटे बड़े एक सिस्टम की कुल विविधता को दर्शाता है। जैसे कि हिमालय पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, जैसे कि हम इसे एक आम उदाहरण से, इसी उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम इसी उदाहरण के तहत इसको समझते हैं तो हम एक और डायग्राम लेते हैं। एक मिनट आप लोग रुकिएगा, एक और डायग्राम लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमने जो डायग्राम लिया है, तो इसको, अब जैसे मान लीजिए ये आपकी रही है, ये है आपकी गामा विविधता। तो गामा विविधता क्या दर्शा रही है, गामा विविधता के अंतर्गत अल्फा विविधता भी शामिल हो जाएगी और बीटा विविधता भी शामिल हो जाएगी। इसीलिए इसके ये जो वर्ड हमने यूज किया था कि एक बड़े भौगोलिक पारिस्थितिक तंत्र को यह दर्शाती है। अर्थात आप इसे यहाँ हिमालय पर्वतमाला के भी उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ मान लीजिए कि हिमालय हिमालय कलर चेंज कर ले रहे हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे कि
हिमालय के एक क्षेत्र में आपको अल्फा विविधता देखने को मिल रही है। जैसे कि मान लीजिए इसी अल्फा विविधता के तहत 5 तरह के फूल दिखाई पड़ रहे हैं, और फिर बीटा विविधता के संदर्भ में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बीटा विविधता दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर गामा डायवर्सिटी की बात की जाए तो हम गामा डायवर्सिटी के अंतर्गत अल्फा प्लस बीटा दोनों विविधताओं को शामिल करते हैं, इसीलिए इस विविधता को गामा विविधता कहा जाता है। और इसीलिए इस गामा विविधता के अंदर जो की टर्म, जो महत्वपूर्ण शब्द है, वो बड़े भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी इस चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। आज के लिए इतनी ही शब्दावलियां हम अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं, और जो बाकी शब्दावलियां हैं जो करंट से रिलेटेड हैं वो आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगी। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको इस क्लास से संबंधित एमसीक्यू, करंट अफेयर अपडेट के लिए अगर आपको ये सब रहना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें कि टेलीग्राम करंट अफेयर के लिए और शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम पास आएगा तो आपको पर डे एक रिवीजन सीरीज चलती है, जो आपके हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।